जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बढ़िया तरीके से फिजिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे। कल रात को किसी कारणवश मेरी क्लास नहीं हो पाई। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए बनाए थे वो फाइल जो है वो रीसेट हो गई अचानक से पेन ड्राइव से। पेन ड्राइव ही रीसेट हो गया। अब वो अचानक फिर वो क्लास को मुझे पोस्टपोन करना पड़ा आज के लिए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं होंगे तो कराएगा कैसे बाद में। पेन ड्राइव में से रीसेट हो गया। ठीक है, तो अब आज शाम को शानदार क्लास है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के शानदार क्वेश्चंस हैं। और बच्चों, एक टॉपिक बचा था ईएमआई में, ट्रांसफॉर्मर, जो कि ट्रांसफॉर्मर को हम इस एसी के अंदर पढ़ेंगे। मतलब एसी के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें डीसी एसी की बातें होती हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि आपको एसी में पढ़ा देता हूं। तो शुरुआत करेंगे आज अल्टरनेटिव करंट की, और अल्टरनेटिव करंट के ही अंदर ट्रांसफॉर्मर को पढ़ा जाएगा। प्यारे बच्चों, अल्टरनेटिव करंट मैं आपको 2 दिन में कवर करा दूंगा, 2 या 3 दिन, मैक्स 3 दिन, नहीं तो 2 दिन में, आज और कल में से मैं फिनिश करा दूंगा। अल्टरनेट करंट को मैं 2 या 3 दिन में खत्म करा दूंगा, मैक्स 3 दिन, नहीं तो 2 दिन। लगभग मैं जो आपसे बोला था 18 तारीख है, 21, मतलब मैं तो 23-24 तारीख बोल के चला था आपसे, और मुझे लग रहा है 20-21 तक। हाँ यार, संडे भी तो आ गया। हाँ मतलब कल शुक्र है, कल, हाँ परसों तक खत्म हो जाएगा डेफिनेटली। तो एसी स्टार्ट करते हैं। एसी में ट्रांसफार्मर को पढ़ा जाएगा, एसी को समझने के बाद, एसी डीसी को समझने के बाद, क्योंकि वो एसी को एक्वायर करता है, डीसी करंट को काम नहीं करता ट्रांसफार्मर, है ना, तो उस पर चर्चाएं करेंगे। रेक्टिफायर काम करता है, सब कुछ पढ़ेंगे आज की क्लास में, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। बहुत बच्चों की इच्छा थी, जब मैंने पहले दिन आप लोगों ने जब निस्तार बैच को ज्वाइन किया था, तो जो पुराने बच्चे थे उनकी इच्छा थी, उनकी दिली इच्छा थी, सर आप एसी पढ़ाइए। कौन कौन जो लोग हैं जो चाहते थे कि एसी पढ़ाया जाए, तो मैंने कहा था कि आप टेंशन मत लो, 11th क्लास को तब हाथ लगाया जाएगा जब एसी को उड़ा दिया जाएगा, है ना। तो बेटा एसी को स्टार्ट कर रहे हैं आज, और एसी में बहुत सारे सवाल बच्चों से पूछे गए हैं एग्जाम में। क्लास को पढ़ने के बाद, क्वेश्चंस लगाने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, ध्यान रखना। तो एसी के बाद फिर अपना आगे की चीज़ें, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, वो आगे की बात है, पहले एसी के बाद पढ़ेंगे। तो देखो हमने, आप देखिए, मुझे लगता है कि हमने ज़्यादा वक्त नहीं लगाया क्लास 12th की फिजिक्स को ऑलमोस्ट ख़त्म करने में, जिसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक काफ़ी बड़ा था, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी। मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतने कम समय मैंने आपको सिलेबस कराया, और सबसे बड़ा फैक्टर आप लोगों के लिए ये रहा इस बार कि मैं प्रैक्टिस साथ के साथ करा रहा हूँ। मेहनत तो लगती है, आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है बेटा, और क्योंकि थ्योरी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़्यादा फायदा होगा इस बार सिलेक्शन में। जो बच्चे पढ़ रहे हैं लगातार, जो मेहनत कर रहे हैं, तो मैं गारंटी के साथ आपसे कह सकता हूँ आप सिलेक्शन लेके रहेंगे, ये ध्यान रखना। तो एसी स्टार्ट कर रहे हैं, एसी के बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं एग्जाम में, टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे, एसी को लाजवाब तरीके से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेट करंट, एसी चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, यानी अल्टरनेट करंट। रात को 8 बजे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की प्रैक्टिस होगी आज। आज लास्ट है, चलो भाई। इस बार तो मैंने तुम्हारा भ्रम तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? क्यों भाई, इस बार मैंने तुम्हारा भ्रम तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? आप लोग कह रहे थे कि सर अब क्या सिलेबस हो जाएगा, अब क्या लगता है आपको सिलेबस के बारे में? तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अब तो बिलीव हो रहा है ना, मैंने कहा था आप टाइम दीजिए, आपको खुद ही एनालिसिस हो जाएगा कि हाँ। हाँ सिंकू, 12th पिछली बार हो नहीं पाया था, टाइम नहीं था, फिर 11th पर पहले ज़्यादा फोकस कर दिया था। आ, सावन राय, सर अब ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं। सर नकुल सर, वाईटी वाले क्वेश्चंस कहाँ से लाते हैं सर? मेरे बुक में नहीं मिलते हैं सर। आपको नहीं मिलेंगे सवाल, आप जितना भी ट्राई करेंगे ना, आपको सवाल कहीं नहीं मिलेंगे, जितना भी खोज लीजिए, कहीं क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। ये बताइए, आनंद आता है कि नहीं आता है क्वेश्चंस? कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं मिलता है? आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं कि नहीं होते हैं क्वेश्चन से? और आपको बता दूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सर। हीट वाले चैप्टर से 4 क्वेश्चन आए थे सर। आपकी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस इतनी बार लगाया है कि क्वेश्चंस याद हो जाए, एक बार दोनों। गुड, चलो भाई ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों।
और बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। गजब के सवाल हैं और चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। लगाइए हेडिंग अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेटिंग करंट। चलो चलो भाई चलो भाई। तो अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा। तो अल्टरनेटिव करंट में सबसे पहले समझेंगे कि अल्टरनेटिव करंट होता क्या है। और बच्चों अल्टरनेटिव करंट को समझने से पहले मैं आपको डायरेक्ट करंट भी बताऊंगा कि डायरेक्ट करंट होता क्या है। डायरेक्ट करंट को हिंदी में दिष्ट धारा कहते हैं और अल्टरनेटिव करंट को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये रहा सबसे पहले। यहां एक साइड में बेटा एक है, मतलब कॉपी पेन होगा आपके पास, एक तरफ लिखिए डायरेक्ट करंट, यहां पर ऐसे डायरेक्ट करंट, और हिंदी में लिखिए बेटा दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। और बेटा ब्रैकेट में लिखिए डीसी, डायरेक्ट करंट। ठीक है, और एक तरफ लिख लीजिए बेटा एसी यहां पर ऐसे। अब तो अल्टरनेटिव करंट लिखा दिया यहां पर, अल्टरनेटिंग करंट। ये तो पता ही है हिंदी प्रत्यावर्ती धारा। दोनों में अंतर समझते जाते हैं साथ के साथ, तो दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। अल्टरनेटिव करंट। ए भैया भाई ग्रुप वाले शांत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा है? आ गया फिर से मूड खराब करने हैं। वाई ग्रुप भाई मेरे सिलेबस सिलेबस देख लिया करो यार। बता दूंगा ना कुल, बाद में ना पढ़ लेते हैं। देखो, तो सबसे पहली बात डायरेक्ट करंट को समझते हैं। देखो बेटा डायरेक्ट करंट यूनिडायरेक्शनल करंट होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, एक ही डायरेक्शन में। जबकि एसी बाई डायरेक्शन होता है, बाई मतलब दोनों दिशाओं में, और यूनि मतलब एक दिशा में। तो पहली बात, जो डायरेक्ट करंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल करंट होता है। यूनिडायरेक्शनल करंट, यूनिडायरेक्शनल करंट, यूनिडायरेक्शनल करंट। यूनिडायरेक्शन का मतलब है एक ही दिशा में, है ना। यानी करंट फ्लो, इतनी तो हिंदी समझ में आ, इंग्लिश समझ में आ रही है ना। फ्लो इन वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में। ठीक है, एक ही दिशा में यूनिडायरेक्शनल करंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर फिगर आपको बना देता हूं भाई साहब।
देखो ये मान के चलो, ये टी है टाइम और ये करंट है आई, तो ऐसे फ्लो होता है। एक ही दिशा में, एक ही दिशा में करंट पास होता है, ऐसे यूनिडायरेक्शनल है। ये जो करंट है बेटा बाई डायरेक्शनल है। कैसा है बेटा? बाई डायरेक्शनल करंट है, दोनों दिशाओं में। कैसे भाई? द्विदिशा, दोनों दिशाओं में बाई डायरेक्शन करंट। कैसे? ऐसे। आई और ये टी, देखो ऐसे। ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, दोनों दिशा में, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, और ये एक ही डायरेक्शन में जाता है। सब पढ़ाऊंगा, रुक जाओ। सर अपने घर में जो करंट होता है वो कौन सा होता है? इन्वर्टर से जो करंट जाता है वो सब डीसी। अभी अभी सब समझ में आएगा, थोड़ा शांति तो रखो, एक एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा। रुक तो जाओ, तुम रुकते ही नहीं, सबर ही नहीं होता। स्टार्ट किया हूं, पहले बेसिक फंडामेंटल को समझो, एग्जाम्पल से समझेंगे सब कुछ। रुको ना भाई, मेरे भाई रुको। तो ये है ना? क्लियर? तो वाई डायरेक्शन का मतलब क्या है? विच जो डायरेक्शन को चेंज करता हो, दोनों डायरेक्शन में जाता हो। तो बाई डायरेक्शनल करंट का मतलब क्या है? कि विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। बेटा जो आप ये देख रहे हैं ना, इसको साइनोसुडल वेव भी कह देते हैं। तो एसी भाई, एसी कैसे जाती है? एसी कैसे जाती है? साइनोस, आपने मैथ में पढ़ा होगा, साइनोसुडल ग्राफ, कोसाइन ग्राफ, साइन का ग्राफ ट्रिगोनोमेट्री में सर ने पढ़ाया होगा कि ऐसे करके एक ग्राफ ऐसे चलता होगा ऊपर से, कॉस का ग्राफ होता है ना? और ये वाला ग्राफ आपने पढ़ा होगा साइन का ग्राफ होता है मैथ में। इसलिए बेटा इसे साइनोसुडल वेव की ऐसे मानते हैं कि अल्टरनेट करंट जो होता है ना, इसी साइनोसुडल ग्राफ की तरह चलता है ना? तो बेटा इसे साइनोसुडल वेव भी कह देते हैं, साइनोसुडल वेव भी कह देते हैं। साइन की तरह चलता है, जो ग्राफ साइन का जैसा नहीं होता वैसा ही इसे बोल देते हैं, है ना? क्लियर? अब देखो आपको थोड़ा सा क्लियरफाई कर देता हूं, थोड़ा सा क्लियरफाई कर देता हूं। देखो ये वाली जो डायरेक्शन है ऊपर वाली, इसे पॉजिटिव बोला जाता है, और जो नीचे आता है बेटा इस डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन बोला जाता है। तो ऊपर वाली को पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर जाता है, फिर नीचे बेटा इसे नेगेटिव डायरेक्शन कहा जाता है। आप सब जानते हैं ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, ये कहां से बेटा? ऑरिजिन से। क्लियर? तो ऑरिजिन, तभी आगे बात करते जाएंगे। अब एक बात है, ये इसका फिगर पता है आप, हालांकि ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी बता देता हूं। एक ही डायरेक्शन में, अब इस बात का मतलब समझ रहे हो क्या है? ये ऐसा भी इसका फिगर हो सकता है, कैसा? देखो ऐसा, देख रहे हो? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। या फिर इसका ऐसा ग्राफ हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव, मतलब जाएगा एक ही डायरेक्शन में। डीसी ग्राफ की पहचान ये है कि डीसी ग्राफ की बात ये है कि जाएगा एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन नहीं बदलेगा। चाहे ग्राफ ऐसा बन जाए, चाहे ऐसा बन जाए, कैसा भी बन जाए। तो कहने का मतलब ये है, समझ गए मेरी बात? हाँ या ना? तो पहले डायरेक्शन वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बताइए भाई। डायरेक्शन वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलो क्लियर। इसके बाद दूसरा पॉइंट भैया, इसका जो सोर्स जो होता है, तो आप जानते हैं डीसी करंट की अगर हम बात करें अपन लोग, डीसी करंट की अपन लोग बात करें, तो देखो इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। तो बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है और ये छोटा वाला नेगेटिव होता है। बेटा इसे कहा जाता है डीसी सोर्स, डीसी का स्रोत। ठीक है बेटा, इसे डीसी सोर्स कहा जाता है। क्या होता है बेटा? डीसी सोर्स, डीसी सोर्स कहा जाता है। तो डीसी की पहली खास पहचान क्या है? आपने इस तरीके से उसमें बैटरी लगी देखी होगी। तो डीसी के बहुत सारे एग्जांपल, बैटरी हो गया, सोलर सेल हो गया, पावर बैंक आते हैं ना मोबाइल चार्ज करने के लिए, ये सब क्या डीसी है। तो उस सब ये पहचान है, ऐसा सोर्स लगा रहेगा, समझ जाओ डीसी करंट जा रहा है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर पहला सोलर सेल हो गया, सौर ऊर्जा,
वो आपको डायरेक्ट करंट देती है। ऐसा ऐसा सिंबल जहां दिख जाए आपको, ये डीसी का सोर्स है। अगर ऐसा आपको सोर्स दिख जाए सिंबल, तो बेटा किसका है, डीसी का है, तो डीसी सोर्स कहा जाता है। तो सोलर सेल हो गया, बैटरी हो गया, या फिर बेटा क्या हो गया, बैटरी के अलावा पावर बैंक हो गया, पावर बैंक हो गया, ये सब इनका काम है डीसी करंट देना। क्लियर है। अब एसी की बात करेंगे, जैसे एसी क्या होता है बेटा, एसी का जैसे सिंबल जो होता है बेटा वो ये होता है, ऐसे करके होता है, देखो ऐसे होता है, एक मिनट, ये एसी का सोर्स होता है बेटा, ऐसे ये जहां आपको दिख जाए समझ जाओ एसी करंट है, एसी सोर्स कहा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, ये एसी का सोर्स होता है। एसी का बेटा ऐसे लगा रहता है। जनरेटर हो गया, शादी में जब जनरेटर चलता है, शादी में जनरेटर चलता है, ठीक है, तो वो जनरेटर जो है बेटा वो क्या है, वो आपको एसी करंट देता है, तो एसी करंट जनरेटर। आपने देखा होगा, अभी आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी, थोड़े देखते जाओ ध्यान से। जनरेटर का काम क्या है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी को इसमें कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को यानी यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये जनरेटर होता है बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्लियर। अब आप देखना ध्यान से, भी आपको आनंद आनंद आएगा टॉपिक में, धीरे धीरे देखते जाना। बोलो भाई, दूसरी पहचान क्या है, डीसी के पास बेटा कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी, कोई आवृत्ति नहीं होती, बट एसी की फ्रीक्वेंसी होती है, उस पर चर्चाएं करेंगे। तो बेटा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है कि डीसी, डीसी डीसी हैज नो फ्रीक्वेंसी, कोई भी आवृत्ति नहीं होता, नो फ्रीक्वेंसी, डीसी की कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, नो फ्रीक्वेंसी मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, नो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, जीरो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी माने बेटा आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी माने बेटा क्या होता है हिंदी में, आवृत्ति। हिंदी कॉपी पेन ले लिया करो, लिखते रहा करो जो मैं हिंदी बोला करूं, आवृत्ति। जिनको नहीं पता है इसको एफ से दर्शाते हैं फ्रीक्वेंसी को। डायनामा का काम होता है जनरेटर में, जब नकुल बहुत समय पहले की बात थी, डायनामा का काम होता है कि आपको बैटरी को चार्ज करता है। डायनामा अलग अलग चीज होती है बेटा, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो, धीरे धीरे भी पढ़ो तो धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर हम एसी की बात करें, अगर हम एसी की बात करें तो घर में जो हमारे बिजली आती है, घर में हाउस होल्ड एसी, हाउस होल्ड का मतलब समझ रहे हो, घर में जो हमारे एसी आती है, घर में जो बिजली आती है बेटा, वो इंडिया में जो वोल्टेज आती है बेटा वो 220 वोल्ट होती है। कितना होता है घर में, 220 वोल्ट सप्लाई होती है घरों में, आप देखते हैं 220 वोल्ट सप्लाई होती है बेटा। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ज होती है, 50 हर्ज। हर्ज बेटा क्या है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट। ये कहां पर, इन इंडिया, कहां पर, इन इंडिया, इंडिया में ऐसा है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में बेटा ये वोल्टेज पता है कितनी जाती है, अमेरिका में घरों में वोल्टेज 110 वोल्ट। तो वहां के जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम होते हैं ना, वो अलग फंक्शन पर बने होते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि अमेरिका है हमारे भैया, वहां से एसी खरीद के लाएंगे,
या वहां से कुछ और आइटम खरीद के लाएंगे, तो यहाँ पर ढंग से काम नहीं कर सकते, क्योंकि अपने यहाँ फ्रीक्वेंसी अलग है, अपने यहाँ वोल्टेज अलग है, वहाँ अलग है। तो अमेरिका में बेटा जो वोल्टेज होता है 110, बेटा वहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ज है। कितना है? 60 हर्ज इन अमेरिका, इन अमेरिका। तो वहाँ के अप्लायंसेज जो है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज अलग फंक्शन पर काम करते हैं, हमारे अलग। दूसरी बात जो है मेन, अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपसे निकलवाऊं ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? 2πf, है ना। ओमेगा बेटा, ओमेगा होता है कोणीय आवृत्ति, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा होता है बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सर्कुलर मोशन में आप पढ़ते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति। अब देखो ये कितना हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी 60 है तो 60 दूनी 120 पाई, पाई रेडियन पर सेकंड। बेटा इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है? रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। ओमेगा रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। इंडिया में कितना होता है ओमेगा? 2πf का मतलब कितना हो जाएगा? 100 पाई रेडियन पर सेकंड। ध्यान से अब चीजों को समझते जाना, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझाने वाला हूं अब थोड़ी ही देर में। क्लियर है? चलें देखो, अब ध्यान से समझना, अब मजा आएगा आपको। ये बेसिक बेसिक बातें आपको समझ में आ गई हैं, ये बेसिक बेसिक बातें, ठीक है। अब आपको आनंद आएगा, ध्यान से देखना। देखो ये आई है, ये टी है। अब आपको पता लग गया कौन सा करंट है बेटा? कौन सा है? अल्टरनेटिव करंट है, एसी करंट है। आपको मैंने बताया था कि जो ऊपर वाला है इसे बेटा पॉजिटिव और नीचे वाला बेटा इसे नेगेटिव। ऊपर वाले को बेटा पॉजिटिव साइकिल भी कहते हैं और नीचे वाले को बेटा नेगेटिव साइकिल भी कहते हैं। तो बेटा इसलिए इसे नेगेटिव साइकिल भी कहा जाता है, नेगेटिव साइकिल। और बेटा इसे पॉजिटिव, अपर वाले को पॉजिटिव धनात्मक चक्र, साइकिल माने चक्र। साइकिल की बेटा हिंदी क्या होती है? साइकिल का मतलब होता है चक्र। धनात्मक चक्र ये होता है। एक बात बताइए, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना है, आपको आराम से समझ में आएगी। मेरा वर्ड आपसे, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं बताइए? किसी को पता है आवृत्ति का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? क्या फ्रीक्वेंसी का मतलब आप मुझे बताएंगे? फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति। क्या होती है फ्रीक्वेंसी? क्या होती है आवृत्ति? बताइए। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? क्या होती है आवृत्ति? बताइए। एक सेकंड में कितनी साइकिल कवर की है? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इन एसी इन साइन ग्राफ। देखो, नंबर ऑफ साइकिल कवर्ड इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ साइकिल। देखो आप ध्यान से देखना, ये बेटा पॉजिटिव साइकिल है और ये नेगेटिव साइकिल है। ये आप ध्यान से यहां तक, एक मिनट, इसे कहा जाता है बेटा पॉजिटिव हाफ साइकिल। इसे कहा जाता है बेटा, नीचे वाले को, इसको नेगेटिव हाफ साइकिल। इसको कहा जाता है बेटा पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो नंबर ऑफ साइकिल कवर्ड इन 1 सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी का पहला मतलब क्या है? कि नंबर ऑफ साइकिल, चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ साइकिल कवर्ड इन 1 सेकंड, या कवर्ड पर सेकंड लिख दो, प्रति सेकंड में चक्करों की संख्या। हिंदी वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए प्रति सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल कवर्ड पर सेकंड
इन साइन ग्राफ या साइनोसुडल वेव या साइन ग्राफ बोल दो या कुछ भी बोल दो, साइन वेव बोल दो, साइनोसुडल ग्राफ बोल दो, है ना। तो लिख लो प्रति सेकंड चक्रों की संख्या। देखो ध्यान से देखना, मैंने आपसे कहा कि एक सेकंड में मान के चलो, ये आप देख लो पूरा चक्कर है, ये एक सेकंड में एक चक्कर कवर किया, ऐसे कर, एक सेकंड में एक चक्कर है। तो आप देख रहे हो तो एक चक्कर है ना, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, हाफ और हाफ एक हुआ ना, तो बेटा पूरा एक चक्कर है ये 1 साइकिल है। कितना चक्कर हुआ भाई? ये एक। बोलो भाई, ये पूरा का पूरा एक साइकिल है, 1 साइकिल है, ठीक है। 1 साइकिल का मतलब क्या हो गया? और ये एक सेकंड में कवर किया गया है। 1 साइकिल कितनी देर में भाई? एक सेकंड में, इन 1 सेकंड। कम 1 साइकिल, 1 साइकिल मतलब कंप्लीट साइकिल है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्यारे बच्चों, में लिख देता हूं कि जो कंप्लीट साइकिल है, जो कंप्लीट साइकिल है बेटा, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल प्लस नेगेटिव हाफ साइकिल, इन दोनों को मिला के बेटा हम क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव और पॉजिटिव, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं बेटा? कंप्लीट साइकिल। इन दोनों को क्या बोलते हैं? कंप्लीट साइकिल। अब एक बात बताओ मुझे, मान लेता हूं आप एक बात बताइए मुझे, कई बार आपने महसूस किया होगा, ध्यान से इस बात को सुनना, कई बार आपने महसूस किया होगा कि जो अल्टरनेटिव करंट होता है जब घर में आता है, तो हमारी जो लाइट है वो लुप्लाई, हल्का हल्का लुप्लाई सी करती है, कम कम फ्लक्चुएट सा करती हैं जब एसी। लेकिन जब वो इन्वर्टर के साथ जल रहा होता है, डीसी के साथ, एकदम कोई लुप्लाई नहीं होती, आराम से शांत जल रही होती है। आपने महसूस किया होगा। अगर आपको अच्छे से महसूस करना है तो जब शादी होती है, तो शादी के टाइम पर घरों में वो जो झड़ी सी जो दिवाली पे लोग लगाते हैं, वो लगाई जाती है शादी के टाइम पे, किसी की शादी होती है तो आप अक्सर देखते हैं वो लुप्लाई करती है, हल्की हल्की करती है। अल्टरनेटिव करंट में ऐसा होता है, बल्ब आपने देखेंगे लुप्लाई करते हैं जब एसी आता है, जब डीसी चलता है तो लुप्लाई नहीं करता। ये बात हाँ या ना, ये फैक्ट की बात है कि नहीं, इतना बताइए। ये बात आपको पता है कि नहीं पता? यस, ठीक। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है प्यारे बच्चों? देखो ध्यान से देखना कि मेरे भाई, अगर मैं तुमसे ऐसा कहूं कि यहां पर, आप तो समझ गए, तो जीरो से शुरुआत हो रहा है ना, यहां से ऊपर गए होंगे, ऊपर करंट कुछ न कुछ तो होगा, कुछ न कुछ तो होगा कि नहीं होगा? कुछ न कुछ। मान लेता हूं यहां पर जो वोल्टेज है, फिलहाल वोल्टेज बोल दो, करंट वोल्टेज मान लेता हूं 10 वोल्टेज, 10 वोल्ट है यहां पर 0 वोल्ट था, यहां पर 10 वोल्ट हो गया, फिर आया, फिर यहां पर 0 वोल्ट हो गया। देखो 0 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो आगे ना, 0 हो गया। इसके बाद फिर यहां पर 0 हो गया, और फिर यहां पर बेटा मान लेता हूं क्या हो गया? -10। ऊपर हो गया +10, क्योंकि वोल्टेज पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, आप जानते हैं। और ये बेटा -10 हो गया, हाँ ना, हो सकता है। एक बात बताओ, अल्टरनेटिव वोल्टेज बोल दो, अल्टरनेटिव करंट बोल दो, आप करंट की भाषा में बात करूं, मान लो यहां करंट 10 एम्पियर था, यहां पर 0 हो जाएगा, यहां पर माइनस का 10 एम्पियर हो जाएगा, यहां पर फिर 0 हो जाएगा। इस एक सेकंड में, यानी एक कंप्लीट साइकिल में एसी कितनी बार 0 हुआ? ध्यान से देखो, इस एक साइकिल में एसी जो है, अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव वोल्टेज, कितनी बार 0 हुआ? 2 बार। भाई 0 तो शुरुआत ही की थी उसने, एक बार तो यहां हुआ और एक बार यहां हुआ, 2 बार 0 हुआ। तो यहां 0 हुआ और एक बार यहां 0, कितनी बार 0 हुआ? 2 बार 0 हुआ। और आप जानते हैं इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। अभी मैंने आपको कितना पढ़ाया था? इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो कितनी है? 50 हर्ट्ज। इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? 50 हर्ट्ज। समझ रहे हो? तो एक सेकंड में कितनी बार
एक अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 सेकंड में कितनी बार बल्ब झूले, मतलब जीरो होगा, उसकी एसी कितनी बार जीरो होगी? अगर 50 फ्रीक्वेंसी है तो 100 बार। समझे मेरी बात? 50 दूनी 100। अभी तो हम फ्रीक्वेंसी 1 मान रहे हैं ना, 1 साइकिल, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो 50 है। मतलब 1 सेकंड में जो फ्रीक्वेंसी 50 है इंडिया में, तो 50 और 2 बार जीरो हो जाती है करंट, तो 50 दूनी 100, मतलब 100 बार करंट जीरो होता है। तो पहले पीक पे जाएगा, फिर जीरो, फिर डाउन पीक पे, ऊपर जीरो। ये जो देख रहे हैं आप, इसे पीक करंट कहा जाता है। टॉप पर देख रहे हैं ना आप, इसे ये पीक बोलते हैं बेटा, इसको पीक, शिखर। इस पॉइंट को कहा जाता है पीक पॉइंट, पीक वैल्यू इसे बोलते हैं, शिखर। इसको भी बेटा पीक वैल्यू बोला जाता है, शिखर, है ना, इसे पीक कहते हैं। आगे बात करेंगे, पीक वैल्यू बोलते हैं इसे, शिखर मान। अब क्या करंट का हो, वोल्टेज का हो, पीक वैल्यू का मतलब है शिखर मान, उच्चतम मान या शिखर मान। इसलिए चूंकि जीरो हो रहा है 2 बार, मतलब एक सेकंड में कितनी बार? 100 बार। इमेजिन कर रहे हो? इसलिए वो आपको लुप्लाई लाइट कम ज्यादा इसलिए दिखाई देता है वो, लेकिन आप अपनी नेगेटिव आई से उतना देख नहीं पाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? यही रीजन है कि वो 100 बार आपको बंद और बुझता है। 100 बार 1 सेकंड में 100 टाइम्स एसी जीरो होता है। समझ रहे हो? है ना? क्लियर? तो एसी बिकम जीरो 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड। लिख देता हूं, है ना? एसी बिकम जीरो 100 बार 100 टाइम्स इन पर सेकेंड, इन 1 सेकेंड लिख दो या पर सेकेंड लिख दो। 1 सेकेंड में बेटा एसी कितनी बार होता है? 100 बार जीरो होता है। चलो भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालांकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं रहता है, आप लोगों की भारी डिमांड थी सर एसी को टाइम लेके पढ़ाना, मैं इसलिए, चूंकि दिक्कत है नहीं तो मैं इसलिए आपको टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ, नहीं तब तो काफी एसी खत्म करा दिया होता। मैंने कहा चलो आपकी दिली इच्छा थी, इस इच्छा को पूरा कर देता हूँ, ढंग से पढ़ा देता हूँ। इतना ही ढंग से बहुत सफिशिएंट है आपके एयरफोर्स के लिए, अभी नहीं और ढंग से पढ़ा देता, लेकिन वो आपके लिए जरूरी नहीं है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जो डीसी करंट होता है, वो इन्वर्टर जो होता है ना, अब ध्यान से समझना, इन्वर्टर जो होता है, अब आपके घर में इन्वर्टर लगा है, बहुत सारे सवाल कर रहे थे आप लोग, बहुत सवाल किए थे आप लोगों ने, इन्वर्टर क्या क्या क्या। मैंने कहा था रुक जाओ भाई, सब बताऊंगा। तो जो इन्वर्टर होता है घर में आपके, वो इन्वर्टर होता है, वो आपकी डीसी करंट को एसी में बदलता है। घर में जो आ तो डीसी रही है, लेकिन इन्वर्टर उसको एसी में दे रहा है। आपने पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि डीसी ब्लॉक एक्सी। अब एक्सी क्या है वो बहुत अलग बात है, ब्लॉक कर देता है कैपेसिटेंस को, आपको अभी पढ़ेंगे, वो आगे आएंगे, एसी में ही पढ़ेंगे सब कुछ। अभी आगे देखो सावन रहेगा सर एसी पावरफुल होता है, डीसी आज ही पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में, रुक जा भाई। 311 वोल्ट 220 वोल्ट इज इक्वल टू 311 वोल्ट, एसी पावरफुल होता है, बात करेंगे अभी। रुक जाओगे तो बात कर लेंगे, पहले से ही नहीं सब्र होता है तो क्या करें, फिर रुका नहीं जाता है। क्यों भाई रुका नहीं जाता तुमसे? तो बेटा देखो इन्वर्टर जो होता है वो क्या करता है, इन्वर्टर का काम होता है बेटा डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। इन्वर्टर का काम होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में बदलना। अच्छा रेक्टिफायर का काम क्या होता है बेटा? रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी से डीसी में बदलना। रेक्टिफायर ये सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में। रेक्टिफायर का काम होता है बेटा एसी से डीसी में बदलना। रेक्टिफायर का काम होता है डीसी से एसी से डीसी में बदलना। देख लो ये दो बातें पीवाईक्यू है, आपके एग्जाम में पहले पूछा जाता है। चलो भाई क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं,
फिर यहां से आगे अपन, ये बेसिक पार्ट था बेटा डीसी और एसी का, बेसिक चीजें थी। तो होता क्या है, सुनो सुनो ठीक है, होता क्या है कि जो इन्वर्टर बहुत छोटा सा आता है, वो वाला इन्वर्टर मत सोचो जो घर में चल रही है बिजली, वो अलग बात है। एक छोटे से इन्वर्टर आते हैं, डिवाइस के अंदर लगा रहता है, उसका नाम भी इन्वर्टर होता है। वो इन्वर्टर का काम ही होता है डीसी से एसी में बदलना, ठीक है, वो डीसी से एसी में बदलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। रेक्टिफायर को दिष्टकारी कुछ ऐसे करके कहते हैं, मुझे हिंदी में एक्चुअली नहीं पता रेक्टिफायर की क्या है, एक बार देख लेना। हम्म, बताइए। चलो आगे बढ़ा जाए। चलो अब एक नई दुनिया में बढ़ रहे हैं। हाँ भाई हाँ, वैभव होता है, इसलिए तो बेटा चार्जर में रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर का काम क्या, इसी से डीसी बदलना, बैंड, ठीक है। चलो भैया अब एक नई दुनिया में बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12th में एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, दिस अल्टरनेटिव करंट की औसत मान, मीन वैल्यू औसत मान पढ़ा होगा। फिर आपने आरएमएस वैल्यूज पढ़ा होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज, वो सब पढ़ेंगे अब। पढ़िए भाई आगे। तो एवरेज वैल्यू या फिर बेटा मीन वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू एवरेज वैल्यू औसत मान, और है ना बेटा एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है, औसत मान, है ना, एसी का औसत मान। बेटा अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, है ना। आई एवरेज की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 2 I0/पाई। अब ये क्या है, आई नोट वाई नोट सब बताऊंगा। 2 I0/पाई होती है बेटा, 2 I0/पाई। अब पाई की वैल्यू 22/7 ये सब रखोगे तो बेटा ये आता है 0.637 I0। और जब परसेंटेज में निकालते हो तो बेटा 63.7%, किसका, I0 का, 63.7% ऑफ I0 जब परसेंटेज में निकालोगे तो। ये अल्टरनेटिव करंट की बात कर रहे हैं हम, एवरेज करंट की बात कर रहे हैं, है ना। दूसरी बात, वैसे अगर मैं अल्टरनेटिव वोल्टेज की बात करूं, औसत वोल्टेज की, तो बेटा वी एवरेज जो होता है बेटा वो भी क्या होता है, 2 V0 वी नोट क्या है सब बताऊंगा अभी। बेटा ये भी उतना ही रहता है, 0.637 ऑफ V0, वही 63.7% ऑफ V0। का मतलब क्या है सर, बताता हूं। बेटा ये जो आप देख रहे हैं ना, फॉर पॉजिटिव साइकिल है ये, जो आप पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं ना, उसके लिए बेटा ये है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, साइकिल मत लिखो, हाफ साइकिल लिखो, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, समझ गए। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, फॉर
नेगेटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। देखो भैया, आई एवरेज की जो वैल्यू है वो 2I0 अपॉन आई होती है, लेकिन माइनस का। तो सेम कहानी है, माइनस आगे लग जाएगा, तो माइनस का 63.7% ऑफ I0। और वी एवरेज मतलब वही वोल्टेज की बात कर रहा है, -2V0 अपॉन पाई बराबर माइनस का 63.7% ऑफ V0। क्लियर इतनी बात, यहां तक कोई आपत्ति? जो मेन चीज है वो देखो बेटा, होता क्या है मेरे भाई, होता ये है कि ये अभी हमने ये अभी ग्राफ पढ़ा था, आई और टी या बेटा वी और टी। ठीक है, तो बेटा आई बराबर होता है, वैल्यू जो होती है I0 साइन ओमेगा टी। जहां पर बेटा जो I0 है बेटा, इसे पीक वैल्यू बोला जाता है, जो भी बात कर रहा था, पीक वैल्यू, शिखर मान। और अगर हम वोल्टेज की फॉर्म में बात करेंगे तो बेटा V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा टी। बेटा ये V0 भी क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, शिखर मान वोल्टेज का, पीक वैल्यू ऑफ V0, पीक वैल्यू ऑफ I0। यानी यहां पर ये अब I0 या अगर V की फॉर्म में V0, या यहां पर नेगेटिव आई। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो हाँ कि ना। उम्मीद कर रहा हूँ छोटी मोटी बातें आपको पता होंगी, क्लियर होगी। तो बेटा V0 I0 क्या है बेटा, ये शिखर मान होता है। बोलो हाँ कि ना। अभी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आगे आएगी बेटा, ये भी एवरेज वैल्यू है ये सब। क्लियर? बोलो भाई, चलें? चलें, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो मीन वैल्यू हो गई, औसत मान हो गया। इसके बाद बेटा आप पढ़ते हैं RMS, वर्चुअल, इफेक्टिव, बहुत सारे नाम होते हैं। आप पढ़ दो इफेक्टिव वैल्यू, प्रभावी इफेक्टिव, आप वर्चुअल, प्रभावी, आवासी, या फिर RMS, रूट मीन स्क्वायर, वर्ग औसत मान, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ये आपको पढ़ना है बेटा। VRMS IRMS आपको पता है सेम चीज। तो बेटा तो IRMS की वैल्यू कितनी होती है, I0 अपॉन √2। और अगर वोल्टेज की फॉर्म में बात करेंगे तो VRMS क्या होता है, सवालों में बहुत जरूरी होता है समझना कि VRMS बी नोट क्या है। अभी आगे पढ़ाऊंगा सब कुछ। V0 अपॉन √2, √2 की वैल्यू को रखोगे तो बेटा ये वैल्यू आती है 0.707 I0। तो परसेंटेज में सॉल्व करते हो तो बेटा आता है 70.7% I0 का। बेटा यहाँ पर सेम आता है 0.707 V0। बेटा परसेंटेज में 70.7% ऑफ V0। ये तो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है, ये तो आपको आराम से याद होंगी। नहीं भैया, यार सचिन कह रहा है सर कॉस में नहीं हो सकता, साइनोसॉइडल ग्राफ है तो कॉस में कैसे हो जाएगा। पीक वैल्यू बेटा V0 होगा, V नहीं होगा, V0 होगा ना कुल। ये I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। बेटा I0 ये होता है पीक वैल्यू, ये I0 या V0 वोल्टेज की फॉर्म में ये होता है, I और V नहीं होता। ठीक है, तो IRMS और VRMS की बेटा वैल्यूज ये होती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चाएं करने वाले हैं अपन। यहां तक अगर कोई आपत्ति तो बताइए, नहीं है तो आगे बढ़ा जाए बढ़िया तरीके से। बताइए जल्दी से। कुछ इंपॉर्टेंट बात पर आपसे चर्चाएं करूंगा। एक लड़के ने सवाल किया था सर कौन सा डेंजरस है, उस पर अभी चर्चाएं करेंगे।
हाँ पीक वैल्यू तो है, लेकिन बी की तो पीक वैल्यू है, पर बहुत विपत्ति है, विपत्ति है, विपत्ति समझा नहीं मैं। वित्ती मतलब क्या होता है भाई? चलो समझते हैं इस बात को, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक काम करो, एक बात बताओ, एसी में बेटा जो वोल्टेज आता है वो क्या है? बेटा जो एसी में जो वोल्टेज आता है बेटा वो 220 वोल्टेज है ना। फ्रीक्वेंसी बेटा कितना है? 50 हर्ट्ज। कहां पर है ये? इन इंडिया, भारत में। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो 220 वोल्टेज होता है बेटा, ये वी आर एम एस होता है, वी नॉट नहीं होता। पहले तो इस बात को सेट करो। तो 220 वोल्टेज होता है भारत में, ये वी आर एम एस होता है बेटा। बेटा क्या होता है ये? वी आर एम एस होता है। अब क्लियर होगी इतनी बात। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम जानते हैं बेटा वी आर एम एस बराबर बेटा क्या फॉर्मूला होता है? वी नॉट अपॉन √2। अगर मैं वी नॉट की वैल्यू यहां से निकालना चाहूं तो बेटा ये क्या हो जाएगा? वी आर एम एस इंटू √2। प्यारे बच्चों, वी आर एम एस को की जो वैल्यू है बेटा वो कितना है? 220 इंटू √2, और √2 की वैल्यू बेटा 1.414 वैल्यू होती है ना। तो लगभग जब आप इसे सॉल्व करोगे लगभग 311 वोल्ट निकल के आती है वैल्यू। ये जो वी नॉट है, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले बेटा, इसे क्या कहा जाता है? इसे पीक वैल्यू बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, या फिर बेटा आप इसे एम्पलीट्यूड बोल सकते हो, आयाम, मैक्सिमम वैल्यू। एम्पलीट्यूड तो समझ में आ रहा है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस, आयाम बोल सकते हो आप, एम्पलीट्यूड ऑफ वी, ये आता है। इसका मतलब जो वी नॉट की जो वैल्यू है बेटा वो 311 वोल्ट आती है। अब देखना, वी नॉट की वैल्यू यानी पीक पर इसकी जो वैल्यू है 311 वोल्ट है एसी में, और जो आपको वोल्टेज मिलता है वो 220 वोल्टेज मिलता है। इमेजिन कर रहे हैं, जो डीसी में करंट सप्लाई आता है वो 220 वोल्टेज होता है, और एसी में वही वोल्टेज कितना हो सकता है? 311 वोल्ट हो सकता है। अब आप सोचिए, एसी ज्यादा डेंजरस कि डीसी? एसी। तो इसलिए एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी, समझे। एसी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि 220 वोल्टेज जो आ रहा है डीसी का करंट, डीसी का वोल्टेज है 220 डीसी का, और एसी में यही वैल्यू कितने पर पहुंच जाती है? 311 पर। मतलब डीसी का 220, एसी का 311 है। मतलब इसलिए कहते हैं कि एसी इज मोर डेंजरस, ज्यादा खतरनाक होती है। एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी, यही कारण है। देख लो भैया। हाँ जी, क्या हालचाल? ठीक ठाक? बताओ, ये यहां तक आपकी कहानी है पूरी की पूरी। अब आपको क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन करूंगा कि भैया बताइए वी नॉट, वी आर एम एस या वी एवरेज किसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ये थोड़ा बता देता हूं, ये जरूरी है, अगर सवाल पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। देखो सर, ऐसा है मेरे भाई, ऐसा है कि आप जानते हैं जो वी नॉट की जो वैल्यू है वो क्या है? वी आर एम एस इंटू √2, जो कि आपको पता लग गई है नियरली, लगभग ये वैल्यू 311 वोल्ट होता है। क्लियर? अब बेटा मैं अगर वी एवरेज आपसे पूछूं तो आपने वी एवरेज का फॉर्मूला क्या पूछा था? 2V0 अपॉन पाई। बोलो हाँ के ना। लगभग जब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो बेटा ये वैल्यू 198 वोल्ट आती है, 198 वोल्ट। और वी आर एम एस बेटा कितना है? 220 वोल्ट है। अब आपके हिसाब से एक बात बताइए, किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, वी नॉट की कि किसकी? तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू है बेटा वो किसकी होगी? वी नॉट की ज्यादा होगी, उसके बाद वी आर एम एस, और सबसे कम वैल्यू जो होती है बेटा एवरेज वोल्टेज की सबसे कम वैल्यू होती है। ऑर्डर देख लो भाई साहब। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? आनंद की अनुभूति हो रही है कि नहीं? हाँ सचिन पाठक, 220 एसी का है,
लेकिन भाई डायरेक्ट करंट में तो 220 वोल्टेज ही रहेगा ना भाई, डीसी का वोल्टेज बढ़ थोड़ी, डीसी का वोल्टेज फिक्स होता है 220, इस बात को समझो। जो डायरेक्ट अभी हम जो बात कर रहे थे ना, ये डीसी का वोल्टेज, एसी का बोल दो, डीसी का बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं तुमसे कि डायरेक्ट करंट की वैल्यू 220 है, तो डीसी की वैल्यू तो बढ़ती नहीं है वोल्टेज की, वो तो भैया सीधा चलता है, देखो चेंज नहीं होती, देखो वो तो चेंज नहीं होती उसकी वोल्टेज ना करंट, कुछ भी चेंज नहीं होता, इसका होता है। इसका मतलब अगर मैं ऐसा कहूं तो भाई डीसी की वोल्टेज तो 220 ही होगी ना, लेकिन डीसी 220 लगाने पर एसी 311 बन जाएगा। आया ना, समझे कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूं, मान लेता हूं, ठीक है, तुम्हारा कहने का मतलब सर वो 220 एसी का हुआ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं तुम्हें समझाने के लिए क्या बता रहा हूं कि एसी की वोल्टेज को तो कम ज्यादा हो जाएगा ना, लेकिन डीसी का तो 220 ही रहेगा, वो तो भाई एक ही पाथ में जाएगा, वो चेंज नहीं हो सकता, फिक्स है 220। लेकिन उस 220 डीसी के पर एसी कितना हो सकता है? 311। अब बात समझ में आएगी नहीं वैभव? हाँ ना, बोलो भाई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर बात करूंगा, न्यूमेरिकल में बहुत मजा आएगा आपको, और ये जो बात पढ़ाता जा रहा हूं उस बात को न्यूमेरिकल में यूज होंगी। अगर मान लो आपको सवाल में v दे दिया कि v, जैसे v की वैल्यू दे दी सब 190 वोल्ट है, ध्यान से सुनना, सवाल में बोल दिया कि भैया आपको वोल्टेज दे रखा है एसी का, और वो भैया 190 वोल्ट है। सवाल में ये मेंशन नहीं किया, ये नहीं बताया कि ये वी एवरेज है कि वी नॉट है कि वी आर एम एस है, तो आप हमेशा उसको वी आर एम एस मानोगे। अगर सवाल में वो नहीं दिया हुआ है तो बस सिर्फ दे दिया भैया वोल्टेज है एसी का इतना 190 वोल्ट, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि वो वी आर एम एस है कि वी नॉट है कि वी एवरेज है, तो तुम उसे क्या मानोगे? वी आर एम एस। हाँ, अगर सवाल में दे रखा है कि वी आर एम एस, तो वी आर एम एस मान लेना, वी नॉट मान लेना तो वी नॉट मान लेना, दे रखा है तो। लेकिन अगर दे ही नहीं रखा और फिर पूछ रहा है आपसे, तो आप उसे हमेशा क्या मानोगे? वी आर एम एस। इस बात को कोने में लिख लो, मैं रुक जाता हूं 1 मिनट के लिए, लिख लो इस बात को कि अगर पेपर में, अगर क्वेश्चन में, सवाल में वी हमें नहीं बता रहा कि भैया एक वी नॉट है कि वी एवरेज है कि वी आर एम एस, तो हम हमेशा उसे वी आर एम एस मानेंगे। 190 वोल्ट वी आर एम एस मान के चलोगे, फिर तुम जो भी दे रखा हो 120 130 वो आप वी आर एम एस मानोगे। इसको लिख लो कोने में, जल्दी से, जल्दी लिखो, फिर तब आगे बढ़ूंगा। लिख लिया? लिखो जल्दी इस बात को, लिख लिया हो तो तब आगे बढ़ेंगे। लिख लिया? ठीक है वैभव, मैं बताता हूं अभी, पहले नोट कर लो सारा कुछ। देखो वी नॉट वी आर एम एस वी एवरेज का मतलब ये है कि वी नॉट की जो वैल्यू है वो वी आर एम एस इंटू √2 होगा ना, और वी आर एम एस की जो मैक्सिमम वैल्यू, वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है? 220 वोल्टेज। अब इसका मतलब वी नॉट की जो मैक्सिमम वैल्यू 311 वोल्टेज हो सकती है, तो मैंने ये बताया वी एवरेज की वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? 2v0/पाई था, यही तो था फॉर्मूला। तो जब इस पाई को सॉल्व करोगे ना तो 198 वोल्ट आएगा ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद, और वी आर एम एस जो आता है वो 220 है। बस ये वैल्यूज हैं यार, और कुछ नहीं है। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल मैं आपको कराता हूं और ध्यान से सवाल को लिखिए, लिखेंगे सवाल में बोल रहा हूं। चलो एक बात नोट डालो, एक नोट डालो, लिखो कि डीसी डिवाइस कैन नॉट मेजर एसी। जितनी भी डीसी की डिवाइसेस होती हैं वो अल्टरनेटिंग करंट को नहीं मापती। लिखो डीसी डिवाइसेस कैन नॉट मेजर एसी और ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल को नहीं मापती हैं। तो जितने भी नॉर्मल एमीटर होते हैं, वोल्ट मीटर होते हैं बेटा, वो जीरो रीडिंग शो करते हैं एसी के लिए। सो हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर वोल्ट मीटर यूज, मतलब ये पॉइंट लिख सकते हो आप, बाकी आपके लिए जो मैं बनाया हूं नोट्स की, जो डीसी होता है डिवाइस वो एसी को मेजर नहीं करता है। नोट डाल के लिख सकते हो बात, डीसी डिवाइस, डीसी डिवाइस नॉट मेजर, डीसी डिवाइस नॉट मेजर अल्टरनेट करंट एंड ईएमएफ।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और लिख दो, एंड लिख दो, बात एक ही है, वैद्युत वाहक बल। उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। एक सवाल कराते हैं आपको, एक सवाल कराते हैं, एक सवाल लिखा हूं मैं आपके लिए, बढ़िया सवाल है, जिस ऐसे सवाल बहुत सारे कराऊंगा एसी में, कि भाई साहब एक बल्ब है आपके पास, ऐसे करके देखो, एक बल्ब है, ये बल्ब है ना, अरे भाई बल्ब तो ढंग का बन जा, ये बल्ब है, ठीक है, ठीक। अब इस बल्ब का सवाल में रेजिस्टेंस दे रखा है, इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 80 ओम है बेटा। प्यारे बच्चों, इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है बेटा वो कितना है, 80 ओम है, और बोल रहा है कनेक्ट विद 200 वोल्ट, कनेक्टेड विद 200 वोल्ट, ये 200 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, 80 रेजिस्टेंस का, 80 प्रतिरोध का बल्ब है, और बेटा 200 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। बोल रहा है फाइंड द पीक करंट एंड पीक वोल्टेज, फाइंड द फाइंड द फाइंड द पीक करंट, शिखर धारा, शिखर मान, धारा का शिखर मान, तथा एंड पीक वोल्टेज, ये दोनों निकालनी है आपको, वी नॉट और आई नॉट, पीक वोल्टेज ये आपको निकालनी है। बताइए, आसान है आपके लिए, बहुत आसान है, बहुत आसान, क्या आसान है, देखिए भाई क्या आसान है। आपको मैंने बताया था कि अगर सवाल में ये वोल्टेज दिया हुआ है लेकिन उसने मेंशन नहीं किया कहीं कि है कौन सा, वी नॉट, वी आर एम एस, वी एवरेज, तो आप हमेशा ऐसे क्या मानोगे, वी आर एम एस। तो यही सवाल देख लो, तो बेटा वी आर एम एस आपको, ये जो 200 वोल्ट है बेटा उसे क्या मानना पड़ेगा आपको, वी आर एम एस। आपको आर बेटा 80 ओम दे रखा है, आपसे आई नॉट निकलवा रहा है, आपसे वी नॉट निकलवा रहा है। प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया था वी नॉट बराबर क्या होता है, वी आर एम एस इंटू √2, और आई आर एम एस बेटा क्या होता है, आई नॉट इंटू √2। बोलो हाँ के ना, तो आई आर एम एस ही होता है। अब देखो आई, क्लियर इतनी बात, बोलो हाँ के ना। तो ये तो आप आराम से निकाल लोगे, वी आर एम एस की वैल्यू 200 √2 वोल्टेज आंसर आ जाएगा, 200 √2 वोल्ट। लेकिन सर एक बात बताइए, आई आर एम एस बराबर आई नॉट इंटू √2 आ गया भैया, अब इसमें से ये आई नॉट आपको कैसे निकालना है, बराबर, हाँ कुछ गलत हो गया है ना, ये गलत लिख गया ना, हाँ, आई नॉट बराबर आई आर एम एस इंटू √2, आई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा बेटा, वी आर एम एस बाई आर, समझ गए, आई बराबर वी अपॉन आर, तो वी आर एम एस अपॉन आर इंटू √2। वी आर एम एस कितना आ गया, ऊपर देखो, वी आर एम एस कितना है 200, आर कितना है 80 इंटू √2, सॉल्व कर लोगे, इतना एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोलती है पब्लिक, ऐसे सवाल देख रहे हो, ऐसे सवाल आपको प्रिपरेशन करने हैं, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्लियर, उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बताइए, आगे बढ़ते हैं, ये पूरी कहानी हमारी यहां तक समाप्त होती है बेटा। अब बात करेंगे सर्किट्स के बारे में, सर्किट्स, किसके बारे में, सर्किट के बारे में, ठीक है। कोई दिक्कत सवाल में, मेन जो जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो ये वाला पार्ट मैं आपको समझा दिया न्यूमेरिकल में, बाकी आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां आप न्यूमेरिकल देखोगे। ओके, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात करते हैं एसी सर्किट की, यानी सर्किट थ्योरी। हेडिंग लगाइए, सर्किट थ्योरी। देखो बेटा, सर्किट थ्योरी, ध्यान से मेरी बात को सुनना बेटा। आप पढ़ेंगे यहां पर रेजिस्टेंस सर्किट के बारे में। रेजिस्टेंस आप जानते हैं कैसे होता है, रेजिस्टेंस ये रहा, आप रेजिस्टेंस सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। आप देखो इंडक्टेंस ऐसा होता है, आप बेटा इंडक्टेंस सर्किट एल के बारे में पढ़ेंगे बेटा। आप कैपेसिटेंस सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो आप जो देख रहे हैं आपके सामने बेटा रेजिस्टेंस सर्किट, आप आर सर्किट जिसे कहते हैं, आर सर्किट समझ जाओगे ना,
रेजिस्टेंस सर्किट, प्रतिरोध सर्किट। बेटा ये एल सर्किट है, इंडक्टेंस सर्किट। बेटा फिर है आपका सी सर्किट यानी कैपेसिटेंस सर्किट। इसके बाद बेटा आप पढ़ेंगे, इसके बाद आप बेटा पढ़ेंगे आर एल सर्किट, एल सी सर्किट, सी आर सर्किट। आर एल सर्किट, बेटा एल सी सर्किट, चलो तो कहने का मतलब है सी आर सर्किट। फिर बेटा एक पढ़ेंगे आप, इसमें तीनों आएगा, एल सी आर सीरीज सर्किट। मतलब जिसमें आप सीरीज में लगे होंगे, एल भी लगा होगा, सी भी लगा होगा और आर भी लगा होगा, ये सर्किट होगी। इसे बेटा एल सी आर, एसी सर्किट है तो एसी सोर्स लगाएंगे। ये जहां जहां आर आर एल सर्किट होगी बेटा वहां रेजिस्टेंस लगा होगा और आपका एल लगा होगा, ये आरसी सर्किट कहलाएगी। तो आसान है आपके लिए बनाना, है ना, ऐसे करके। अब आपके लिए जो मेन है वो क्या है, आपको पहले तीन तो पढ़ने पड़ेंगे, जरूरी है इनको, एक्चुअली सर्किट को समझना है तो ये आपको तीनों पढ़ने पड़ेंगे। ये पहला पढ़ना पड़ेगा, दूसरा पढ़ना पड़ेगा, तीसरा पढ़ना पड़ेगा। ये आप चौथा पढ़ो मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कुछ मत पढ़ो, इसको पढ़ लो, बस बात खत्म। लेकिन मैं आपको पहले तीन पढ़ाऊंगा और ये सातवां सर्किट पढ़ाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर 12th क्लास में मेरे साथ धोखा किया गया था, ये सब नहीं पढ़ाया गया था सर। एक्चुअली थोड़ा एडवांस पे आपको लेके पढ़ा रहा हूँ। आपकी इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि सर आपसे एसी कभी नहीं पढ़ा, एसी पढ़ाओ। होता क्या है, एक तो वक्त आप सब जानते हैं, वक्त ज़्यादा नहीं मिलता, समय ज़्यादा मिल नहीं पाता एग्जाम के लिए। अगर मुझे ऐसे जेई नीट के लिए बच्चों को मिलता है ना एक साल मिल जाए ना, तो फिजिक्स की जो थ्योरी है वो नेक्स्ट लेवल, ये तो कुछ नहीं है अभी, तो ट्रेलर है। अब इसको इस हिसाब से डिजाइन किया हूँ कि जिससे कि तुम्हारा समझ में भी बढ़िया से आए, चीजें भी क्लियर होती जाएं। क्योंकि वक्त नहीं होता यार, आप बताओ ना 70 दिन में आप क्या कराओगे, थ्योरी कराओगे, प्रैक्टिस कराओगे, क्या कराओगे। प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी, इस एग्जाम की जो सबसे बड़ी कमी है वो यही लगती है मुझे, और कुछ नहीं, इसमें टाइम नहीं मिलता। प्रॉब्लम यार ये है, कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यार बाकी का ये पढ़ेंगे अपन, आरसी सर्किट, एल सी, सॉरी आर एल सी, बाकी एल सी आर, ये वाला नहीं पढ़ेंगे, है ना। कहोगे तो समझा दूंगा, 10 मिनट का काम है, बोलोगे तो। यार फाउंडेशन का भी एक्चुअली एयरफोर्स के लिए, फाउंडेशन के लिए बच्चे जो है ना थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अरे यार एयरफोर्स ही तो है, क्या फाउंडेशन यार, इसलिए थोड़ा सा रुक जाता हूँ मैं। कंसेप्ट फाउंडेशन, हाँ मतलब अगर आपको 6 महीने भी मिल जाते हैं ना तो भी फिर बेस्ट लेवल की प्रिपरेशन हो जाती है। अगर 6 महीने अगर हमें मिल जाते हैं ना थ्योरी के लिए और प्रैक्टिस के लिए, हीरा बन जाओगे। 25 में से 25 ही आएंगे, 24 नहीं आएंगे, गारंटी है उसके लिए। लेकिन एफर्ट, उसके लिए वो कंटेंट देना पड़ेगा। गुड वैभव, वेरी गुड, वेरी गुड वैभव। देखते हैं सब हम क्या होता है, अभी करते हैं कुछ एवरी, देखते हैं कुछ क्या प्लान होता है फूड्स के लिए। अब होता क्या है ना यार, देखो अब तुम जेई नीट के लिए देखते हो, वहां एक्चुअली क्या है ना, टाइम मिलता है, अब एक एक साल मिलता है। अब अपने यहाँ क्या है ना बच्चा, सो 12th के बाद एक तो 12th में सो के आता है वो। अब सो के, अरे 2 महीने यार एयरफोर्स का पेपर है यार 17 मार्च को, चलो तैयारी करने।
अब आते हैं ना जैसे वाई ग्रुप में, सर फिजिक्स आती है क्या, मुझे यही नहीं पता कि यार एक्स में फिजिक्स आती है कि वाई में, सोचो उसे फिजिक्स पढ़ानी है। प्रॉब्लम एक नहीं है भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब सिलेबस कराना है, समझाना है, कुछ नहीं छोड़ना है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो उस हिसाब से कंसाइज किया जाता है चीज़ों को कि समझ में भी आ जाए, काम चल जाए। एक्चुअली 25 के हिसाब से पढ़ना और 25 के साथ पढ़ाना दोनों में अंतर है। अब आप सोचिए जो चीज़ 11th और 12th में आपने पढ़ी थी 2 साल में, वो मुझे 70 दिन में कवर करानी है, तो फिर थोड़ा कहीं ना कहीं तो स्वाभाविक है बंच होगा, कुछ न कुछ को तो कम करके कंप्रेस करके तो चलना पड़ेगा। अब ये आप सबकी डिमांड थी, उसलिए मैं थोड़ा उस वे में आपको लहजे में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सबकी डिमांड थी। इधर नहीं यार कुछ नहीं, एक पहली बार आपसे इसी पढ़ रहे हैं तो इसी को ऐसे पढ़ाओ कि सब एकदम चीज़ें क्लियर होती जाएं स्मूथली, जबकि मैं अभी बहुत चीज़ें खा गया हूँ इसमें, नहीं तो अभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, मुझे पता थी सिलेबस भी तो कराना है, पहुँच ही नहीं पाऊंगा। अभी बहुत चीज़ें मैंने बात नहीं करी आपसे, मैंने कहा नहीं मेन मेन चीज़ों पर बात करते हैं जो अपने एग्जाम के लिए ज़रूरी है, वो पढ़ानी चाहिए। ये यार दिक्कत होती है, बट कोई नहीं, देखते हैं अगर कभी फाउंडेशन बैच की प्लानिंग बनती है तो कंसेप्ट की तो आएगा। तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक आपका यार सिलेक्शन हो जाएगा, क्यों परेशान होते हैं, आपके बच्चे पढ़ेंगे फिर, तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए, मेन चीज़ है। हम्म, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, इस बैच से हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छे से पढ़ो, दिल लगा के मेहनत करो, जो प्रैक्टिस कराना हो वो मत छोड़ दो बस। प्रैक्टिस में यूनिक क्वेश्चंस, यूनिक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस दमदार तरीके से करो, लग जाओ, विलीन हो जाओ फिजिक्स, सबसे ज़्यादा टाइम फिजिक्स को दो अगर एयरफोर्स निकालना है। जैसे एनडीए में मैथ्स का बहुत बड़ा वेटेज है, मैथ्स में टाइम देना चाहिए, वैसे एयरफोर्स को फिजिक्स निकाल लिया, पूरा पेपर निकल गया, ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है यार, तो बाकी का मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि एक काम करना, आप लोग थोड़ा सा आप लोग वो वाला सेक्शन पढ़ के आना, वो क्या बोलते हैं उसको, ये जैसे हल्का सा आर सर्किट देख लेना, एल सर्किट देख लेना, हल्का सा सी सर्किट देख लेना, हल्का सा हल्का एल सी आर सीरीज ऑसिलेशन वगैरह, ये थोड़ी सी चीजों को आगे मतलब यहां से आगे थोड़ा बुक से पढ़ के देख लेना। ठीक है, अब कल मुलाकात करेंगे। अब देखो मैं इसलिए आपको ज्यादा नहीं, चूंकि अब सैटरडे संडे आ रहा है, इसमें आपके लिए एक मैराथन, मतलब ये मानो तुम सैटरडे तक आपका एसी खत्म करा दूंगा मैं, परसों सैटरडे है शायद, है ना, तो सैटरडे को खत्म करा दूंगा मैक्सिमम, कल या तो हो सकता है कल खत्म करा दूं, नहीं तो परसों तक खत्म हो जाएगा। परसों के बाद क्या चीज स्टार्ट करोगे? फिजिक्स में प्रैक्टिस ज्यादा करो यार, आप मैथ्स उसके बाद करो, फिजिक्स में प्रैक्टिस हो जाए पूरी, जो पढ़ा रहा हूँ वो क्वेश्चंस लगाओ, इसके अलावा कोई और प्रैक्टिस बुक आपको दे दिया हूँ मटेरियल, वो सब लगाओ। अभी जल्दी आपको ईएमआई की आपको डीपीपीस कल तक दे दूंगा, जैसे पहले नहीं दे दिया था, ईएमआई और एसी की आपको सीट भिजवा दूंगा, कल भिजवाऊंगा, लेकिन ईएमआई की और एसी की दोनों सीट भिजवा दूंगा। ठीक है, तो बस अच्छे से पढ़ो इस बार, सचिन डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा यार, टाइम तो लगता है। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कि सरकारी नौकरी के लिए थोड़ा धैर्य चाहिए होता है, सरकारी नौकरी पेशेंस मांगती है। अब सरकारी नौकरी कोई ऐसे नहीं है कि यार अभी कल चले उठ के और चलो यार हो जाएगा, सरकारी नौकरी टैलेंट, टैलेंट एक अलग चीज होता है, टैलेंट वालों की सरकारी नौकरी नहीं लगती है, ध्यान रखना। सरकारी नौकरी के लिए चाहिए धैर्य, आपके लिए धैर्य के साथ साथ आप लेबरर मतलब एक मेहनती होने चाहिए आप, वो चीज अगर आपके पास है देन ही आप गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब टाइम लगता है थोड़ा सा, इतना नहीं कि आए और चले हो गया, टाइम तो लगता है। एटम्स न्यूक्लियर, अब देखो अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अगर मैं एसी के बाद, मैं सोच रहा हूं आपको कि अगर मैं एसी के बाद आपको एटम पढ़ाता हूं, तो एटम तो नहीं पढ़ाऊंगा एसी के बाद, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंस अभी उसको नहीं दूंगा, सेमीकंडक्टर को भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। अभी मैं सोच रहा हूँ आपको 11th क्लास में स्टार्ट, मॉडर्न फिजिक्स कर दीजिए, लगभग 11 में लगभग क्लियर है, चलो 12th वाला ही फिर मॉडर्न का हिस्सा उठाएंगे कुछ, फिर जब बोल रहे हो तो 11th स्टार्ट करो, नहीं वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ना है यार अमित, कुछ कॉमन कॉमन पार्ट है ये सब बाद में कराऊंगा, जो मेन जो चीज़ें हैं वो 12th की पहले वो देखते जाओ आप। अभी न्यूक्लियर फिजिक्स तो आप लोगों की लगभग क्लियर है, कि न्यूक्लियर फिजिक्स करा दी जाए, न्यूक्लियर फिजिक्स। अभी 11th वाला पार्ट नहीं रवि, वैशाली अभी 11th नहीं, 12th वाले पार्ट में बताइए, 11th में फिर एंट्री करेंगे, फिर 12th वाला पार्ट देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं सचिन नहीं पढ़ना यार, ईएम वेव्स नहीं पढ़ना आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं पढ़ना हमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव ऑप्टिक्स ये सब नहीं पढ़ना, सेमीकंडक्टर में कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। चलो देखता हूँ मैं बहुत जल्दी आपको चीज़ें समझाता हूँ, आगे देखते हैं ना। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे, चलो अगला जो ना मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, चलो भाई मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको, टाइम लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपको इस वीक में ना, मतलब
इस जनवरी में खत्म करा देंगे 12th, डोंट वरी, आराम से हो जाएगा। अब भगवान ने चाहिए तो टाइम भी बच जाएगा। जनवरी में कंप्लीट 12th हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। प्रैक्टिस तो एक्चुअली चाहूँ तो मैं जल्दी खत्म करा सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस पे ज़्यादा सवाल करा रहा हूँ मैं 1 ही घंटे। और जब एग्जाम जैसे नियर आएगा ना तो प्रैक्टिस की ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, क्योंकि सिलेबस लगभग हो चुका होगा। तो फिर जो कंसेप्ट की क्लास को करेंगे बंद, फिर करेंगे प्रैक्टिस 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे प्रैक्टिस ही चलती रहेगी। फिर ये लगभग ऐसा काम हम स्टार्ट कर देंगे 1 जनवरी से, 1 तारीख से, सॉरी 1 जनवरी से नहीं, 1 मार्च से कर देंगे काम। पूरी कोशिश है कि फरवरी में आपको 11th कंप्लीट मिल जाए, अगर ऐसा हो पाया, वैसे पूरी उम्मीद है 3-4 तारीख तक हो जाना चाहिए मार्च में। करते हैं फिर, कुछ रिकॉर्डेड देंगे, कुछ सेशंस हो जाएगा। चलो भाई फिर ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। अभी जल्दी में अब मैं आपको 8-10 तारीख के बाद से ना, 10 फरवरी के बाद से 2 घंटे की प्रैक्टिस क्लास भी करा दूंगा। प्रैक्टिस में जल्दी मतलब दो लेक्चर में प्रैक्टिस खत्म, 3 लेक्चर तक नहीं लेके जाऊंगा, 2 में 50-60 सवाल करा दिए, बहुत है प्रैक्टिस के लिए। अब आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से, मैं आइडिया दे दूंगा क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, तो हीट से रिकॉर्डेड दे दीजिएगा। चलो हीट रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको। चलो ठीक है, तो बाकी आप पढ़ाई करते रहो। अब मेरी मुलाकात बेटा आपसे रात को 8 बजे होगी, रात को 8 बजे वाला सेशन करना है, प्रैक्टिस क्लास करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। और याद रखना, सिलेक्शन का कोई भी शॉर्टकट नहीं, आपको मेहनत, आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, और यूं ही सिलेक्शन नहीं मिलता है बेटा, उसके लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है।